अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे, आपकी सेहत भी ठीक ठाक होगी। तो जनाब आज कुछ हम ना ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं और ज़िंदगी से कुछ कह लें कि जुड़ी हुई पेचीदा मसाइल के हवाले से बात करते हैं। इंसान की ज़िंदगी बहुत पेचीदा है, मगर उसका दारोमदार ना सिर्फ एक ही चीज़ पर है और वो ये है कि कोई इंसान कैसे सोचता है, उसके जहन में सोचें किस तरह से रखी गई हैं। जिस जहन में सोचों का एक जाल बना लिया जाए ना, वो काम नहीं कर सकता है। एक तरतीब ज़रूरी होती है। जैसे बाहर की दुनिया में एक प्रॉपर डिज़ाइन की अहमियत है ना, बिल्कुल ऐसे ही अंदर की दुनिया भी हमसे कुछ तकाज़ा करती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि आपका दिमाग का सही सिमत में काम करना भी होता है, और ये बग़ैर मेहनत मुमकिन नहीं हो पाता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है, जैसे डेटा देगा और वैसे ही हमारे सामने उसके नताइज आएंगे। अगर हम उसे उलझनों और मनफी ख़यालात से भर देंगे तो कामयाबी का जो रास्ता है ना, हमारा धुंधला हो जाएगा। और अगर हम उसे मुनज़्ज़म और मुस्बत सोच के लिए तैयार करेंगे तो यही दिमाग हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार भी बन जाएगा। पहला मसला ये है कि ब्रेन हर चीज़ को कबूल कर लेता है, चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो, लेकिन हमें इसके साथ एक फ़िल्टर लगाना चाहिए। जब भी कोई मनफी ख़यालात हमारे सामने आए, उन्हें पहचानें और फ़ौरन तौर पर जो है ना, वो मुस्बत सोच के साथ उनको बदल दें ताकि हम मुस्बत रहें। हम वही बनते हैं जो हम अक्सर सोचते हैं। तो फिर ख़यालात को तरतीब देने के लिए ना, उन्हें लिखना सबसे मौसर तरीका होता है। दिन भर के ख़यालात को नोट करें। आई नो कि इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालें और ऐसे नोट करें जैसे आप अपने मेज़ पर सामान रख रहे होते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में वो चीज़ें सारी जो ना इमेजिन करें, और इमेजिन करके एक एक पोर्शन बनाएं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। जो चीज़ें जहाँ फिट बैठती हों उसे वहीं रखें। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो माइंड की एक आदत बन जाती है, और दिमाग जो है ना, आदतों से ही सीखता है। हमारी जो हैबिट्स होंगी ना, उन्हीं की वजह से हमारा दिमाग भी उसी तरह चलेगा। फिर उसे अच्छे इक़दार और आला औसाफ सिखाएं ज़रूर, पर इतना भी उस पर ज़ोर मत डालें कि जनाब वो थक जाए। जब वो थक जाएगा तो ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से प्रोग्राम या फिर वो काम भी नहीं कर सकेगा। तो मेंटल प्रोग्रामिंग तो हम कर ही लेते हैं, मगर उसके साथ साथ ये चीज़ें भी हमें करने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ अब आप जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, गैजेट्स होते हैं, उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उनका कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी नींद प्रॉपर लें। जब तक आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, 8 घंटे की नींद नहीं होती है, क्वालिटी वाली नींद नहीं होती है, तब तक आप ना अच्छे तरीके से अपने दिमाग से काम नहीं ले सकते हैं, या फिर आपका दिमाग अच्छे तरीके से प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए या मेंटल कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छी हैं कि आप उसके लिए करें, तो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो मज़ीद इन्हांस होती है, बढ़ती है। तो ये जनाब आज का पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जनाब, क्या आप लोग जानते हैं कि बेजा खौफ, फ़िक्री दबाव और बिलावजह की परेशानी अक्सर एक संगीन जहनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये सबसे आम जहनी बीमारी है जिसका आजकल हज़ारों या फिर कह लो कि लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं इस वजह से। यूँ तो बड़ी उम्र के लोगों में ये मसला आम है, मगर इसकी निशानियाँ जो हैं वो बचपन और जवानी में ही दिखना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है फिर वक्त के साथ साथ यही जो सिम्टम्स हैं ये आपके शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जैसे कि लोग छोटी छोटी बातों पर हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़रा सी बात होना तो उनके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होने लगती है, उनका टेम्परामेंट शॉर्ट होता है और अमूमन बर्दाश्त ना होने के बराबर होती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि उन लोगों की जो रोज़मर्रा के काम है ना, उनमें दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके असरात ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ते हैं, मगर खुशकिस्मती ये है कि इस मसले का इलाज भी मुमकिन है। थेरेपीज़, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस के ज़रिए एंजाइटी से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप या आपका कोई भी करीबी फ़र्द इन मसाइल का शिकार है
तो कह लें कि पेशावराना मदद लेने में देर ना करें, क्योंकि सेहतमंद जहन ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद होती है। तो इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, डॉक्टर सबा फ़याज़ हैं। उनसे बात करें कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, और ये क्या हर किसी में पाया जाता है? मतलब हर कोई किसी न किसी सिचुएशन पर एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, तो क्या ये हर किसी में मौजूद है ये डिसऑर्डर, या ये किसी स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट करके फिर हम इसको कह सकते हैं या टैग लगा सकते हैं कि जी ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है? तो इस पर बात करते हैं। सुबह आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह ये एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी को आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। आप मुख्तलिफ चीज़ें देख लें, बच्चों को अगर स्टूडेंट्स को देखें तो उन्हें पढ़ाई की एंजाइटी हो रही होती है, जो ऑफिसेज जा रहे होते हैं उन्हें ऑफिस के हमारा काम पूरा हो जाए या हमसे बॉस नाराज़ ना हो जाए उसकी एंजाइटी होती है, घर में आए तो घर वालों की वजह से एंजाइटी होती है। तो कहीं ना कहीं हम इस एंजाइटी का शिकार होते हैं। लेकिन ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, आप इसको किस तरह स्पेसिफाइड करेंगी कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर क्या हर किसी में होता है या किसी किसी में होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एंजाइटी क्या है। ठीक है। सो बिला वजह किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह का खौफ हो जाना, उसको हम कहते हैं एंजाइटी। ठीक है, ठीक है। अब जो बात आपने पूछी ना कि डिसऑर्डर कब होता है और एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इज़ वेरी कॉमन। आजकल आप छोटे बच्चों से भी सुनते होंगे, उनके भी बिहेवियर्स में आप देख रहे हैं एग्जाम जैसे आपने बताया। एक तो ये मुझे लगता है कि सोशल लॉफ करना होता है ना कूल बनने के लिए, कि हम इस तरह के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रू मेडिकल टर्म्स ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ट्रू मेडिकल टर्म्स हैं। सो हमने बहुत कॉमन इन अल्फाज को बहुत आम कर दिया हुआ है, तो उसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है ना वो भी अब उस तरह नहीं आता। तो जब इसको हम डिसऑर्डर में काउंट करते हैं तो हमारा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। उस बेस पे हम ये कहते हैं कि ये जो शख्स है, जो मरीज है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। वो तशखीस जो है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस पे हम करते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स हैं उसमें ऐसा ही है। अब इससे सिम्टम से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एंजाइटी की ना हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स हैं। अच्छा, सोशल एंजाइटी होती है, जनरलाइज एंजाइटी है, इलनेस एंजाइटी है। अच्छा, जो आपके स्पेसिफिक फोबियाज हैं, फोबियस का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपकी एंजाइटी है। किसी एक चीज से बिला वजह का खौफ हो जाना, और वो खौफ इस हद तक हो जाना कि वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब करे। सो जब एंजाइटी आपकी रोजमर्रा जिंदगी को डिस्टर्ब करेगी तो फिर वो डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में फॉल होना शुरू होती है। लेकिन देखिए, एक नेचुरल फिनोमेना है, हर चीज़ का एक नेचुरल फिनोमेना है। आप घर से बाहर निकले हैं, आपका गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो गया है, और उससे अगर आप एकदम से परेशान होते हैं तो ये नेचुरल है। अगर उस सिचुएशन में आप परेशान ना होंगे तो परेशान ना होना एक अनयूजुअल सी चीज़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि अगर आप उस खौफ से इतना इस हद तक परेशान हो रहे हैं कि आपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है, आपने लोगों से मिलना छोड़ दिया, आपने लोगों के साथ खाना पीना छोड़ दिया है, आप अपनी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी अवॉइड कर रहे हैं इस वजह से कि लोग आपको जज करेंगे, या मैं पब्लिक फिगर में आऊँगा, मैं नॉमिनेट हूँगा, मैं ऑब्जर्व हूँगा, तो ये सोशल एंजाइटी है। इसी तरह जर्नलाइज एंजाइटी होती है, बिला वजह का हर चीज़ में से जो है ना आप एंजाइटी आपको ट्रिगर हो रही होती है। मैं फ़लाना काम करूँगा, मुझे इससे कुछ ना हो जाए, मैं यहाँ जाऊँगा, ये इससे कुछ ना हो जाए, मेरी बेटी की शादी है तो पता नहीं शादी चलेगी। मतलब चेन्स ऑफ थॉट्स बनती हैं। एक नेगेटिव थॉट बनती है, उसके बाद चेन्स बनती जाती हैं। उस एक बुरी सोच से या नेगेटिव सोच से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, वो एक चेन बनती है। इसको हम जनरलाइज एंजाइटी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास पैनिक अटैक है, जो कि एक सवेयर फॉर्म होती है एंजाइटी की। और रिसर्चेस में ये बात बहुत वाजिया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल इंसान भी जो डिसऑर्डर में नहीं भी फॉल करते, 1 से 2 दफ़ा पैनिक अटैक को फेस करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई लव्ड वन दुनिया से चला गया है तो आप उस सिचुएशन में पैनिक ही करते हैं। ठीक है, तो उसमें हर इंसान में वो एक टेंडेंसी मौजूद है कि वो 1-2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में पैनिक अटैक को फेस कर सकता है। ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक फोबियाज हैं। कुछ लोगों को एलिवेटर से डर लगता है, किसी को पानी से होता है, किसी को हाइट से होता है, छोटे कमरों से होता है, तंग जगहों से होता है।
ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास किस्में हैं जिसमें एंजाइटी फॉल करती है, लेकिन समझने की बात यही है ये तब तक डिसऑर्डर नहीं बनता जब तक ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी को खराब नहीं करता। अगर आपकी रोजमर्रा जिंदगी ठीक चल रही है और उसके साथ आप थोड़ी छोटी छोटी बातों से परेशान है तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। स्ट्रेसर्स आपकी सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। स्ट्रेस तो आनी है, काम का भी है, एग्जाम का भी है, ऑफिस वर्क का भी है। हाँ, मगर वही वाली बात कि जब तक वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा कि आपकी ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो जाए, तब तक वो डिसऑर्डर नहीं है। एंड जो बात सिम्टम्स की मैं शुरू में बता रही थी कि सिम्टम्स में वही दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, दिल घबराना, ठीक है, आप अवॉइड करना शुरू हो जाते हो, सिचुएशंस को अवॉइड करते हो, लोगों को अवॉइड करते हो, तो इस तरह के सिम्टम्स में फिर आप फॉल करना शुरू। लेकिन क्या ये एंजाइटी का जो शिकार या एंजाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उनके साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं जी खासतौर पे यहाँ तो बचपन में जब एडोलेसेंट की एज होती है तब होता है, या फिर जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो या फिर बचपन में ये चीज़ें आपको साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं? वाकई ऐसा है या ये किसी भी एज में जो है ना आपके साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं या आपको पता चल सकता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं? हम देखें एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही हम फियर डेवलप करते हैं ना। जो हमारा बचपन का कोई एक्सपीरियंस है या लर्नड एक्सपीरियंसेस हैं तो उनकी बेसिस पे ही हम करते हैं। अब ये अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूँ स्पेसिफिक फोबिया से, तो कोई भी बच्चा जिसको कोई स्पेसिफिक फोबिया है वो पैदा तो नहीं होता ना उस डर के साथ। ऑब्वियसली उसने इन्वायरमेंट से वो चीज़ लर्न की है। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है ख़वातीन का भी, इवन मर्द हजरात का भी, लिजर्ड से डर जाना, ठीक है। सो कुछ लोगों को फोबिया भी होता है, तो अब वो उस चीज़ के साथ पैदा तो नहीं हुए थे, वो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट से वो डर सीखा, किसी और को डरते हुए देखा तो वो उन्होंने इंड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये प्रिवेल तो कर रहा होता है, बचपन की लर्निंग से ही प्रिवेल कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर तब बनता है जब आप अपने अडल्टहुड में आते हैं। आई मीन जब आप इस हद तक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, जैसे स्कूल में बच्चों को पैनिक अटैक हो जाते हैं, तो वो एडोलेसेंस की एज होती है ना, कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस फियर को लेके, उस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेके इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है। ओके, अब चले ये डिसऑर्डर आपका कन्वर्ट हो गया, बचपन से आपके दिमाग में एक खौफ बैठ गया, एक फियर बैठ गया। अब जैसे आपने कहा कि लिजर्ड से बहुत लोग डरते हैं, मैं खुद डरती हूँ बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है। तो वो कुछ लोग बिल्लियों से डरते हैं, कॉकरोचेस से डरते हैं, इवन दो कि वो बड़े भी हो जाते हैं, इन देयर 30s और 40s भी चले जाते हैं, तब भी उनका वो खौफ रहता है। तो फिर उस एज में क्या कर सकते हैं? उस खौफ को कम किया जा सकता है या किस तरह कम किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। हम थेरेपी में स्पेसिफिक उनको वो चीज़ दिखाते हैं, हम एक्सपोजर, उसको हम कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी, और उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे नहीं है कि मैं ला के बिठा दूं और आपके ऊपर बिल्लियां छोड़ दूं, और इस तरह तो पैनिक अटैक भी हो सकता है। तो हम इसमें एक्सपोजर थेरेपी कराते हैं, डिसेंसिटाइजेशन कराते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपोजर की तरफ लेके आते हैं। पिक्चर्स, ये तरीकाकार होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको हमने अप्लाई करना है। पिक्चर से शुरू कर सकते हैं, किसी मूवी से शुरू कर सकते हैं, किसी वीडियो एप्लीकेशन से शुरू कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली फिर हम उसको एक्सपोज कराते हैं इन द रियल वर्ल्ड। तो ये एक सेशन में नहीं होता, इट वुड टेक टाइम, मतलब 6, 7, 8 सेशन में जाके एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू हम इस डर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लाइक इस हद तक कम कर सकते हैं कि मरीज या पेशेंट इसको मैनेज कर ले। वो जो ये है कि एक जगह आप सोशल स्पेस में है और आप चीखें मारना शुरू कर देते हो, तो इस हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब मेरा इतना बुरा हाल नहीं होता, तो इट मींस कि मेरी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है मेरा, मैं उसमें फॉल नहीं करती। बस मुझे यही जानना था कि मेरा तो ये मसला नहीं है। तो ये जो लोग हैं उनको थेरेपी के थ्रू जो है वो बेहतर किया जा सकता है कि वो ये चीज़ अपनी फेयर को मैनेज कर ले। ये मैनेजेबल है, रिवर्सिबल नहीं है। जी, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने फियर्स को, अपने डर को, जो हमारे खौफ हैं, हमारी सोचें, उनको हम मैनेज करना ही सीखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं थेरेपी करके दिमाग से पूरा कंट्रोल ही डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन हम ऑब्वियसली इतना उसको मैनेज कर लेते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी खराब ना हो, मुतासर ना हो। लेकिन अगर एंजाइटी का अगर वक्त पे, या एंजाइटी डिसऑर्डर्स का अगर हम वक्त पे उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो ये कितनी एग्रीवेट हो सकती है आपकी कंडीशन,
या ये कहाँ तक इसकी स्वेरिटी जा सकती है? ये डिप्रेशन में प्रिवेल कर सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको जनरलाइज एंजाइटी की बात की कि एक चेन ऑफ थॉट बनती है, एक नेगेटिव थॉट से दूसरी नेगेटिव थॉट, और जब तक आप देखें ना, आपने इलाज नहीं करा रहे, आप किसी से बात नहीं कर रहे और आप खुद ही अपने जहन में एक नेगेटिव सोचों की चेन बनाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द डिप्रेशन। तो वो फिर आप ग्रेजुअली डिप्रेशन के सिम्टम्स में फॉल करना शुरू हो जाते हो। फिर उसमें भी डिप्रेशन में भी बहुत सारी टाइप्स हैं, फिर उसमें वहाँ देखा जाता है कि मरीज जो है वो किस किस्म का डिप्रेशन है या उसकी सेवेरिटी क्या है, फिर वो एक अलग से क्राइटेरिया बन जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपने गूगल की बात की है सबा, हम गूगल पे देखते भी है ना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का कोई डेफिनेशन भी या सिम्टम्स भी देखते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर भी वही सारी चीज़ें चल रही है। तो इस तरह तो मुझे लगता है सारे ही फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होंगे, क्योंकि वो हम रिलेट कर जाते हैं, अच्छा ये साइंस सिम्टम है, ये तो हमारे अंदर भी है। तो फिर वो क्या मामला है? ये वही वाली बात है कि आप हमारे देखें, गूगल तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आजकल चैट जीपीटी एआई का दौर है, हर चीज़ आप पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं कर सकते ना। हमारे पास आते हैं पेशेंट, सारा कुछ पढ़ के आ जाएंगे, खुद ही डायग्नोज कर दिया होता है कि जी मैं एंजाइटी, मतलब कभी-कभी लगता है ये ऐसे कि शायद ये जो हमारे सामने चीजें चल रही है, बंदों के जब यहाँ पे भी लोग आते हैं जिनसे मैं बात कर रही होती, तो जब वो साइंस सिम्टम्स बताते हैं तो मेरे दिमाग में चला होता है, अच्छा ये हमारे अंदर भी, ये मेरे अंदर भी, ये मेरे अंदर भी है। तो क्या ये भी किसी चीज को लीड कर रहा होता है, या ये बस बहुत सारी कलेक्ट कर रही हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, इस वजह से होता है? एक तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो हमारे अंदर वो जो ये थोड़ा सी एंजाइटी, वो डर है ना थोड़ा सा कि अच्छा मुझे कुछ ना हो जाए, अच्छा क्योंकि मैं भी तो एक मसरूफ बंदी हूँ, मेरे ज़हन में भी इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन डिसऑर्डर के लिए मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगी, एक क्राइटेरिया को देखना होता है, और वो हर एंजाइटी के, अब कितनी सारी टाइप्स है, हर एंजाइटी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, जर्नलाइज एंजाइटी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, इलनेस एंजाइटी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, पैनिक एंजाइटी का ड्यूरेशन, टाइम, सिम्टम्स सब फर्क हो सकते हैं, सेपरेशन एंजाइटी का, सोशल एंजाइटी का, फोबियाज का, कितनी सारी टाइप्स हैं, हर किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ड्यूरेशन डिफरेंट है। और डायग्नोस्टिक जो हमारा डीएसएम है वो हमें ये बताता है, सपोज जैसे सोशल एंजाइटी है, अगर मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊं तो हमें वो बताता है कि ये सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स में से फॉर एग्जांपल 3 या 4 सिम्टम्स होना लाजम है। अच्छा, उसके बाद ये 4 सिम्टम्स होना लाजिम है, उसके बाद इतना दुरानिया भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये पूरा एक क्राइटेरिया बनता है, जिसके बाद हम असेसमेंट देखते हैं कि ये बंदा इस स्पेसिफिक डिसऑर्डर का शिकार है। और ये एक इतना सेंसिटिव मसला है जिसको लोग इस तरह ही आके बात क्योंकि हर कोई अब ये कहता है ना, किसी से आप मिलो तो कहेगा हम डिप्रेशन का शिकार है, हम एंजाइटी का शिकार है। अंडर डायग्नोज होना और ओवर डायग्नोज होना, ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इस डायग्नोसिस की बेस पे आपका इलाज होना है। तो अगर आपने डायग्नोज ही गलत कर दिया तो आप मुझे खुद बताएंगे फिर क्या इलाज होगा। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन तो चलें, एक फिर बहुत ऐसे वर्ड्स हैं आजकल हमें बड़े कॉमन सुनने को मिलते हैं बच्चों से भी। मरीज आता है, मैं बाइपोलर हूँ, अच्छा मैं ओसीडी हूँ, हम पूछते हैं क्यों, मैं बार बार जाके हाथ धोता हूँ। तो सिर्फ एक बार जाके हाथ धोने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप ओसीडी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, उसमें फॉल कर रहे हैं। इसी तरह मुझे गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बाइपोलर हो गए। सो लोग खुद से ही एज्यूम करके 2-3 सिम्टम्स अपने अंदर वो देख लेते हैं, अच्छा मुझे, मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ था, इसका मतलब है मैं तो बाइपोलर हो गया हूँ। अगर आप बाइपोलर हो तो आप आगे बता भी ना सकें कि मेरे साथ बाइपोलर है, उसमें भी मुख्तलिफ चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि फिर साथ थेरेपी के साथ साथ क्या मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी की बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर्स या सेवेरिटी की तरफ जा रहा है? वो सेवेरिटी में हो सकता है, लेकिन 90% जो लोग हैं वो हम थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं। मेडिकेशन तब प्रिवेल की जा सकती है अगर सवेयर डिप्रेशन में पेशेंट फॉल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सेवेरिटी के बेस पे भी डायग्नोसिस को देखना होता है। तो अगर डिप्रेशन सवेयर है तो उसमें हम देते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होती है। अदरवाइज 90% थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डीबीटी, आरईबीटी, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, फैमिली थेरेपी, बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं उससे ही हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करना सिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मैनेज ही करना होता है, हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वी नीड टू मैनेज देम,
वी डोंट नीड टू क्योर देम, हम ये कभी भी क्लेम नहीं करते कि हम उसको ठीक कर सकेंगे। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी देती होती हूँ कि एक दफ़ा आपको दिल का कोई मसला हो गया ना, तो वो सारी ज़िंदगी का मसला चलेगा। आपने उसको मैनेज करके चलना है, आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपने अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, आपने थोड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज और अपनी हेल्थ को इस तरह से मैनेज करना है कि आप वो जो दिल का दौरा है वो दोबारा ना पड़े, उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी ऐसे ही हैं, हम इनको इस तरह से मैनेज करना सीखते हैं कि यहाँ पे मुझे एक बात याद आई है, मैं एग्जांपल दूंगी। हम इसको इस हद तक मैनेज कर लेते हैं कि जब पैनिक अटैक का भी अगर दौरा पड़ रहा है, या जैसे ओसीडी में होता है कि एक एपिसोड आती है तो मरीज को अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो पहले से ही आपके पास आ जाता है, बताता है कि एक आध दिन से मुझे ये सोच आ रही है, मुझे लगता है कि इसके बाद मेरे ऊपर जैसे माइग्रेन में भी होता है कि आपको पहले ही वो कुछ ना इंडिकेशंस होना शुरू हो जाती है कि अब आपका ये शुरू होने वाला है। तो वो आके बताता है, जब वो इस हद तक मैनेज हो जाती है तो वो आ जाते हैं, फिर मरीज वापस आ जाता है थेरेपी लेने कि मैं 1-2 दिन से ये फील कर रहा हूँ, तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे एपिसोड आ सकता है, तो मैं इसीलिए आ गया हूँ ताकि उस थेरेपी से हम उस एपिसोड को फिर से थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लें, फिर गैप आ जाता है, ड्यूरेशन को हम बढ़ा लेते हैं। तो ये बहुत थेरेपी से, तो दिस इज़ वेरी कॉमन, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। तो फिर ये क्या सारी ज़िंदगी उन्हें थेरेपीज ही लेनी पड़ती है, या किसी न किसी हद तक वो इतना मैनेज कर लेते हैं कि फिर वो खुद इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं? किसी ना किसी हद तक ये मैनेज हो जाती है कि वो खुद भी इस चीज़ को एड्रेस करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि बिल्कुल फॉलो अप ना लें तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो आप सुपरवाइज़र है आपका, या जो एक आपके साथ एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर अटैच्ड है, वो आपको समझता है, ठीक है। हाँ, दौरानिया 6 महीने, साल, इस हद तक भी लॉन्ग हो सकता है ड्यूरेशन, हम इतनी लॉन्ग भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बट ओवर द टाइम, एकदम से नहीं, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आपके पास होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे भी अगर उनको कोई सिचुएशन, कोई ट्रिगर इफेक्ट करती है तो वो कॉल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको बेसिकली जो मैनेजेबल थिंग है ना, वो यही है कि आप ये समझ लो कि कौन सा सिचुएशन आपको ट्रिगर करता है। आप उस सिचुएशन में अगर एक्सपोज हो रहे हो तो आप साथ अपने थेरेपिस्ट से भी बात कर लो कि सपोज कल मैंने जाना है, कोई मेरी असाइनमेंट है, वहाँ पे मैंने सोशली लोगों को मिलना है और आपको सोशल एंजाइटी है, तो आप एक दिन पहले ही बात कर लें ताकि आपका जो थेरेपिस्ट है वो आपको सिखा दे, आपको बता दे, आपको आपके साथ एक सेशन कर ले, तो दैट विल हेल्प यू इन द थेरेपी। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह हमने कहा कि बचपन में भी कोई ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं या एडल्टहुड में चले जाते हैं, लेकिन बचपन में अगर ये चीज़ आपको ट्रिगर करी, कोई भी खौफ, कोई भी फियर हो सकता है, तो उसको एड्रेस करते हुए जो आपके पेरेंट्स हैं, ये जो आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग है, वो किस तरह आपकी मदद कर सकती है? पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये मैसेज देना है आपने। अच्छा, पेरेंट्स के लिए मैं ना ये अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं सेशंस में, उनमें भी पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि बच्चों में डर इंड्यूस ना किया करें किसी भी किस्म का। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे तंग कर रहे हैं तो मदर्स जो है ना उसमें डर इंड्यूस करना शुरू हो जाती हैं। मैं बाबा जी के पास छोड़ाऊंगी अगर तुमने ये किया तो, मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दूंगी अगर तुमने ये किया तो, या कोई भी XYZ इस तरह की हम बच्चों के साथ एग्जाम्पल्स दे के अपनी तरफ से हम इंड्यूस, तो एक तो ये काम ना करें क्योंकि ये छोटे छोटे आपके बिहेवियर्स हैं जो बच्चों में डर इंड्यूस करते हैं। हम बीइंग अ मदर, हमें खुद लिजर्ड से डर है तो वही डर बच्चे में इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि बच्चे ने माँ को डरते देखा है, बच्चे ने वही जो है ना इन द लॉन्ग रन वो जो है ना उनको एंजाइटी का शिकार कर सकता है, खौफ में मुब्तला रख सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर सबा फयाज मौजूद थी। सबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के हवाले से। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पंजाब पुलिस के नए कायम होने वाले विंग यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की बात करते हैं, जिसे साल 2024 में ही कायम किया गया था। और इस विंग के दायरे में जो इख्तियारात और जिम्मेदारियां हैं वो पहले CIA के पास थी।
सीआईए के मुतालिक हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छे राय नहीं सोची जाती थी या बनाई जाती थी, और शायद इसी के पेश नज़र सीआईए की जगह नए तरीके से चलाने के लिए ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का वजूद भी हमारे सामने आया। जब ये शोबा बना तो तब आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि जनाब ओसीयू क्राइम की रोकथाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पुलिस रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये साल है 2024 ओसीयू के लिए खासा खुश आइंद रहा, और ओसीयू ने ए कैटेगरी के 913 मुजरिमान को पकड़ा जिनके जराइम में कत्ल था, डकैती थी और अगवा के संगीन मुकदमात शामिल थे। और इसी साल ओसीयू ने 34,000 से ज़ायद मुलजिमान को हिरासत में भी लिया। कारकर्दगी तो इतनी अच्छी है कि आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि ओसीयू को पंजाब के तमाम अजला तक फैलाया जाएगा ताकि जराइम की रोकथाम की जा सके। अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने मनशियात के बड़े गैंग जॉर्डन गैंग के कारिंदों को भी पकड़ा, जिससे उन्हें वज़ीर आला पंजाब से शाबाश भी मिली थी। अब इन सब कामयाबियों के साथ साथ ओसीयू पर करप्शन और जाली पुलिस मुकाबलों के भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, और यही सीआईए पर भी इल्ज़ामात लगा करते थे। अब इदारे की कारकर्दगी पर बहुत से सवाल आते हैं जिनके मुतालिक आज हमने डिटेल में बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब मौजूद हैं जो कि एंकर पर्सन हैं, और उनसे बात करते हैं ओसीयू की जो परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो परफॉर्मेंस इस साल रही है। क़याम भी इस साल ही हुआ है, तो ये एक साल किस तरह की रही है, कहाँ कहाँ पर जनाब उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, जाली पुलिस मुकाबले के भी इल्ज़ामात लगे हैं, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। मुजाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पुलिस के हवाले से एक बहुत ज़्यादा कह लें कि हाईलाइटेड पॉइंट होता है कि जनाब पुलिस की जो तफ्तीश का अमल है ना, वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो जब से ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना है उसके बाद पुलिस तफ्तीश का अमल कितना बेहतर हुआ है? देखिए, जो आपने सीएए का तारुफ करवाया है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और हीनियस क्राइम जो संगीन नौयत के जुर्म होते हैं उनके मुलजमान को पकड़ने के लिए सीएए का नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रख दिया गया है। और इस ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को बनाने का मकसद भी यही था कि जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, जो संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होते हैं, उनके मुजरमों को कानून के कटहरे में लाया जाए। लेकिन ये कोशिश अच्छी थी और इस पर अमल दरामद भी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग सीआईए में ही पहले काम कर रहे थे और कहते हैं कि काम जो है वो ना बदला, नाम बदल गया, तो वो उस वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात भी सामने आए जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को तनकीद का और मतनाज़ा भी बनाते रहे। अच्छा, मतलब सिर्फ बज़ाहिरी तौर पर उसका नाम चेंज किया है, अंदर से सारे मामलात वैसे ही हैं? बिल्कुल, अंदर से भी उनके मामलात ऐसे ही हैं, और ना सिर्फ मामलात ऐसे हैं बल्कि जो सीआईए के अफसरान थे वो ही ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में काम कर रहे हैं। मतलब निचले तबके की बात कर रहा हूँ अगर, और तरीकाकार भी बहुत सा वैसा ही है कि जो इंस्पेक्टर है वो डीएसपी के ओहदे पर काम कर रहे हैं। ये सीआईए जब था तब भी ऐसा हो रहा था, और अब जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इसको नाम रखा गया है तब भी वह इसका थोड़ा सा जो तब्दीलियां आई हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि सीआईए जब ये काम कर रहा था तो इसमें सिर्फ एक एसपी जो है वो इसको हेड करता था, और डीएजी इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग के ये कमांड में काम करता था सीआईए का यूनिट जो था। जब इसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम दिया गया तो फिर इसका डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो इसको हेड करने लगे, और उसके बाद इसमें मजीद एसपी जो थे उनका इजाफा किया गया। 3 एसपी जिसमें एसएसपी एडमन भी इनके पास है और 2 एसपी जो है वो रीजन की तस्वीर दी गई है, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और इनके सेंटर्स को भी बढ़ाया गया है, मतलब बहुत सारे सेंटर जो है वो नए बढ़ाए गए हैं, और शायद इसके काम में भी बेहतरी आई हो। जैसे इसका आगाज किया गया एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी इमारत, वो कि वो पंजाब पुलिस ने फंडिंग नहीं की मेरी इतलात के मुताबिक,
लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपनी मदद आपके तहत बहुत अच्छी एक बिल्डिंग जो है सीआईए हेडक्वार्टर जिसको कहा जाता है वो भी बनाया, और उसको बकायदा जो है उसका इफ्तिताह तो नहीं किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तिताह अगर कोई सरकारी अफसर करता है तो कोई सरकार ने चीज बनाई हो तो फिर उसका इफ्तिताह जरूर होता है। लेकिन जमीन और इमारत जो है वो थी सरकारी, लेकिन उसमें जो बहुत भारी रकम लगी वो सीआईए यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो है ना वो लोगों ने खुद उसको जो है तैयार किया। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें देखने में आई जिसमें पुलिस ने सीआईए ने यानी कि बड़ा काम किया है, जो जॉर्डन गैंग जी जो जी। है उन्होंने गिरफ्तार किया। जॉर्डन गैंग जो है वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर था, मंशियात फरोश था। उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम, लेकिन उस गैंग के बहुत से अफराद को गिरफ्तार किया और भारी मकदार में मंशियात जो है वो भी बरामद की। और इस पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद जो है ना इनको शाबाश उन्होंने दी, और वो तमाम चीजें जो इन्होंने बरामद की थी मंशियात की जी वो जी। भी देखी। इस पे आईजी पंजाब, सीसीबी लाहौर और डीआईजी एसीयू भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे हाईलाइट जो मुकदमा थे वो किए, जिसमें साल 2024 का बड़ा अहम केस लाहौर का पुरानी और जमीना और बड़ी दुश्मनी पर मुहिम था, वो था बलाज कत्ल कत्ल केस जो केस था। था। और उसके जो है वो राजदार को उनके एहसन शाह। मुल्जमान मरकजी मुलजम और असल मुलजम को तो नहीं पकड़ सकी यही ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन एक जो टूल था एहसन शाह उसको गिरफ्तार कर दिया, जो जिसने मुखबरी की थी, लेकिन जो मारने वाला लेकिन था, बाद जो में शूटर वो था। पुलिस मुकाबले में वो भी मर गया, तो ये जाली पुलिस मुकाबलों का रिवाज तो सीआईए के दौर में भी था, अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट पर भी 40 पुलिस मुकाबलों के इल्जामात लग रहे हैं। सिर्फ एहसन शाह का नहीं, इसके अलावा भी कितने ऐसे पुलिस मुकाबले हुए हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले जिनको कहा जाए, और जिनके इल्जामात लगते हैं कि वो जाली थे, तो इनके ऊपर भी वही इल्जामात लग रहे हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल, एहसन शाह जो था वो ना तो कोई रिकॉर्ड याफ्ता था, ना उसके ऊपर कोई और ऐसी वारदातों के इल्जाम थे। उसने एक दोस्ती के नाम पे जरूर घिनौना काम किया था और उसको जेल भिजवा दिया था तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद। जी। और जब उसको वहां से निकाल के एक डकैती के मुकदमा में तफ्तीश के लिए लाया गया तो वो पर्चा वो उसका पुलिस इनकाउंटर होता है और वो मुकदमा जो है एहसन शाह के भाई के ऊपर दर्ज हो जाता है। और ये सिर्फ एक सेंटर है जिसके ऊपर बहुत सारे मुबैना पुलिस मुकाबलों के इल्जाम हैं, और वो वाले पुलिस मुकाबलों के जो इल्जाम हैं उसकी तहकीकात और तफ्तीश अब FIA वाले भी कर रहे हैं। FIA डिपार्टमेंट के पास उन मुबैना पुलिस मुकाबलों की शिकायत पहुंच चुकी है और दरखास्तें भी जा चुकी हैं, तो इससे वो जो है उसका इंक्वायरी का अमल शुरू हो गया है। और यकीनन एहसन शाह जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबला हम कहेंगे कि उसमें वो मारा गया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो मतनाज़ा और तनाज़ा बने ऑर्गेनाइज क्राइम के मामला वो थे कि इनके ऊपर मंशियात का इल्ज़ाम जो है, मंशियात फरोख्त करने वाले सूरत लोगों को सूरत इस्लाम करने का इल्ज़ाम भी लगा, जिसमें एक DSP का जो मंशियात सेल का था वो भी इसमें मुलविस रहा, मतलब उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकी पुलिस या दूसरे डिपार्टमेंट, लेकिन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, उसको जो है वो डिसमिस कर दिया गया और FIR उससे दर्ज हुई। ये भी सीए का एक अमल रहा, लेकिन इसमें एक अच्छा काम भी हुआ। जो हमारे मुल्क के बड़े मशहूर और नामवर राइटर थे फिलूदुर रहमान कमर साहब, उनके साथ एक हनी ट्रैप का मामला जो था वो सामने आया, तो उसके मुल्ज़मान को भी जो है गिरफ्तार किया गया। मतलब सीआईए ने गिरफ्तार किया, उस खातून को भी गिरफ्तार किया, उसके साथ जो दीगर लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया। फिर इसके अलावा जो एक और बड़ा अहम केस था जिसमें समझने के बिजली की बुनियाद पर यही था कि अमीर बलाल टीसी के बाद जो एक कत्ल होता है उसी जो है बिजली की बुनियाद पर सीधी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट को कत्ल किया जाता है। उससे भी शूटर जो है वो सीआईए इसको जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये
इंफॉर्मेशन बेस्ड मामला होते हैं कि अगर किसी शूटर की किसी की स्थिति आ जाती है, उनकी दस्तावेज कुछ ऐसे सबूत आ जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड मामला होते हैं जो डेफिनेटली पुलिस जो है वो इसमें काफी एक्टिव जो है ना वो दिखाई देती है। फिर उसके अलावा कुछ मामला ऐसे भी हुए जिसमें ये यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम को बहुत संकीर्ण मजीद संकीर्ण का सामना करना पड़ा। वो लेकिन था लेकिन उसके दयाल। साथ साथ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के एहलकारों पर भी तो करप्शन के इल्ज़ामात है ना, कि वो करप्शन भी करते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, वाकई ऐसा है मुजाहिद साहब? देखिए, अगर वो इस मामले में बुरा ना माने तो एक बहुत ही बड़ी करप्शन का जो है वो पंडोरा बॉक्स खुलता है, अच्छा। जिसको दबा भी दिया जाता है। हालांकि उससे एक आईजी पंजाब या मतलब बड़े पैमाने पे एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। वो था कि लाहौर का सरहदी इलाका है ग्याल गांव, जहाँ पर पुलिस एहलकार अक्सर लोगों को यानी कि अक्सर लोग कौन से हैं, वो लोग हैं मंशियात फरोख्त करने वाले या ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगलिंग करने वाले, उनको पकड़ते थे और लाखों रुपया एक हफ्ते में किसी ने 30 लाख ले लिया, दूसरे हफ्ते में किसी ने 40 लाख ले लिया। इस तरह की रिश्वत देने के मामला जो है वो सामने आए और उसमें चंद अहलकारों को जो है वो पकड़ा जाता है, जिनको वो जरगमाल भी बनाते हैं गाँव वाले। फिर उसको वहाँ पे मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ कर दिया जाता है और उनको इंक्वायरी के बाद नौकरी से डिसमिस भी कर दिया जाता है, बर्खास्त हो जाते हैं, नौकरी से फारिग हो जाते हैं। लेकिन ये पैसे जाते कहाँ से हैं, ये पैसों में कौन कौन लोग हिस्सेदार थे, इसकी इंक्वायरी जो है वो होना बाकी थी। लेकिन इस मामले को उन अहलकारों, देखिए एक कांस्टेबल, एक थानेदार, उसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वो 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो बिल्कुल, मंशियात बिल्कुल। फरोशों से वसूल करे। हुँ। ये यकीनन इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अंदर जो खुद एहतसाबी का कल्चर होना चाहिए, जिसको मजबूत होना चाहिए, वो नहीं है। और ना ही इंक्वायरीज़ की जाती हैं कि यूनिट के अंदर किस तरह करप्शन चल रही है, या मंशियात के मामलात भी चल रहे होते हैं, जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की रोकथाम के हवाले से भी कुछ कह लें कि डिसिप्लिनरी कमेटीज़ या फिर प्रोग्राम्स बनाने चाहिए हमें। तो मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की साल 2024 की कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुजाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इसके ऊपर हमें डिटेल में गुफ्तगू की है हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पर ना हम कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर बुलाते हैं ताकि उसके हवाले से कुछ सोल्यूशन हमारे सामने आ सके। लेकिन आज हम मुआशरे के हवाले से बात करेंगे कि हमारा मुआशरा कैसा है, क्योंकि कहा जाता है कि फ़र्द वाहिद से ही मुआशरा तश्कील पाता है, और वो अच्छा भी हो सकता है और उसमें बिगाड़ पैदा करने वाले भी हम खुद ही हैं। हम मुआशरे को तो बहुत कुछ कहते हैं, उससे तकाज़े करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन उस मुआशरे के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कोई पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं अपने रवैयों के अंदर, अपनी बाकी चीज़ों के अंदर? मुआशरा भी हमसे कुछ तकाज़ा करता है, हमारी इक़दार से हम दूर जाते जा रहे हैं। ये कल्चर, दिखावे का कल्चर, अफरा तफरी हम लोगों के अंदर पैदा होती जा रही है। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। हम ये कवानीन की खिलाफ वर्जियों को हम लोग फ़ैशन समझना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं ना, ये हमें बिगाड़ की तरफ, अगर एक बंदा बिगाड़ की तरफ जाएगा, एक फ़र्द वाहिद, तो उसकी वजह से एक चेन बनती जाएगी, और वो जब चेन बनेगी तो आपका मुआशरा भी बिगाड़ की तरफ जाएगा। तो आज हम मुआशरे के हवाले से कुछ बात करेंगे, कुछ इक़दार के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह ये जुड़ते हैं आपस में। तो इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब को हमने मदऊ किया है आज के इस टॉपिक के ऊपर। उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। सुहेल साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, बहुत से
टॉपिक्स पर हमने बात की, आपसे गुफ्तगू शनीद भी की है, सोचा आज मुआशरे के ऊपर ही नहीं, ये बहुत बात अहम, कर ली जाए, क्योंकि बहुत मुआशरा ही है, फ़र्द वाहिद को भी वही रिप्रेजेंट करता है, फ़र्द वाहिद मुआशरे को रिप्रेजेंट बिल्कुल करता है। ऐसे ही। ये इंटरलिंक्ड मामलात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी मैं आपका वो जो आप कुछ अल्फाज अदा कर रही थी, तो मैं उसमें आपने कहा कि ये चीज़ें हमें बिगाड़ की तरफ ले जाती हैं, ले जाती नहीं हैं, ले जा चुकी हैं। ले जा चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि मतलब हमारा एक शोबा ऐसा है कि जिसमें हमें हर तरह के लोगों से मिलने का हाँ मौका जी, मिलता है, मतलब जी। प्राइम मिनिस्टर की महफिल से लेकर एक फ़कीर तक, जी, और जी, मतलब ऐसे ही सबसे है। एक इंटरेक्शन हाँ जी। रहता है। तो इस शोबे की वजह से ना ज़िंदगी में बेशुमार तजर्बात भी हासिल हुए, चीज़ें हमने देखी, सोची, समझी, परखी, और इसका क्रक्स हम ये निकाल सकते हैं कि असल में शायद हमने बहैसियत मजमूई अपने मुआशरे को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी नहीं है, अच्छा। कि बस एक अपने अपने मफादात की एक ऐसी जंग लड़ी है हमने कि जिसमें हमने मुआशरती इक़्तिदार को बिल्कुल ही पसे पुष्ट डाल दिया है। और अच्छा। नतीजा ये निकला है कि आज आप देख लीजिए कि हमारा मुआशरा किस अफरा तफरी का शिकार दिखाई देता है, कि झूठ, अकरबा परवरी, रिश्वत, ये तमाम चीज़ें इस तरह से पेनिट्रेट कर गई हैं हमारे अंदर कि इनसे अब बचाव की कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इससे हट के हम देखें, चलें, ये एक टॉपिक है जिस पर आप अक्सर बात भी करते हैं, बात हाँ करते जी। रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस पर जी, डिस्कस जी। करते रहते हैं, लेकिन इसमें बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके पैदा होने के ज़िम्मेदार हम, मतलब अगर हम उनकी तरफ ज़्यादा थोड़ी तवज्जो दें, उन अच्छा। मसाइल के हल, तो हमारे शायद 50% मसाइल हल हो सकें। अच्छा। चले हम ये कह सकते हैं कि जी मुआशरे में ये तमाम जो कबाहतें, लेकिन जो हमारी आम ज़िंदगी है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनकी तरफ हम तवज्जो दें तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ हाँ, सकती है। मसलन बिल्कुल अक्सर मैंने देखा कि हमारे साथ बैठकर कोई साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, और मतलब वो एक तवील गुफ्तगू, अचानक उनको याद है, ओहो हो, मैंने तो यार इतने बजे फ़लाँ जगह पे पहुंचना था। अब वो फजूल गुफ्तगू है, मतलब एक महफिल है, सजी हुई है, उसमें अच्छा। चेस चल रही है, चाय सही, चल रही। ठीक। उसके बाद जब वो रोड पर आते हैं तो वो आके घोड़े पे सवार हो ठीक जाते है। हैं, फिर ना किसी ट्रैफिक हाँ, सिग्नल की वो नहीं परवाह देखते होती हैं, है, बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं ही होता, है। बस सामने वो पहुँचना है। हालांकि वो सिर्फ 10 मिनट पहले अगर वहाँ से हाँ, निकल उठ जाएं जाते, कि यार हाँ। मैंने वहाँ पर पहुँचना है, तो तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम रास्ते में उनको फेस करनी पड़ रही होंगी, या उनकी वजह से दूसरों को फेस करनी पड़ रही वो होंगी, ना होती। वो ना होंगी। ये तो हमारे बस बिल्कुल, में है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस बिगाड़ को हम ठीक नहीं कर सकते, चलें उसको तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन जिसको तो हम ठीक कर सकते हैं उसको। अच्छा, फिर एक खुश मिजाजी एक ऐसा अंसर है जो मुआशरे में मतलब मैंने शायद आपको पहले भी मिसाल दी थी कि हमारी एक चची जान है, तो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। तो अपनी बेटी के पास कनाडा गई, तो जब वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि चची जान आपने सबसे ज़्यादा क्या अच्छी चीज़, उन्होंने कहा हाँ पुत्र मैं तो परेशान ही हो गई। मैं अच्छा। क्या उनका वो पुत्र मेरी धी दे घर दे लागे ना एक पार्क सी, तो मैं सवेर ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਹੈਲੋ ਮਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ मैं जानती पहचानती भी नहीं सुनता, हेलो मॉम गुड मॉर्निंग गुड डे है। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा ये तो मुझे, उसने कहा ये कल्चर है, कल्चर है, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब अब जानबूझ के बैठती थी, वो आते मतलब गुजरते थे मुझे हेलो हाय बोल दे, एक तो लफ्ज़ मैंने भी अंग्रेज़ी के सीख लिए, मैंने उनको। अच्छा, क्या ये हमारे उसमें नहीं है कि हम जो बात अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमारे यहाँ पे कभी एक ऐसा कल्चर होता था कि कभी हमारे बुजुर्ग या कभी हमारे उस्ताद गुजर होते थे, हम रुक जाया करते थे उन्हें देखते, उनकी ताजीम में, उनकी इज्जत में। अब ऐसा नहीं है। वो तब था जब वो एजुकेशन कमर्शियल उस पर नहीं गई थी ना, तो तब और चीज़ें होती। अब उसके बाद आप एक ये आ गया जी, हम तो हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए इतनी भारी फीसें देते हैं। अब तो यहाँ पे हम किसी को स्माइल करके सलाम भी कर लेना किसी अननोन को, तो वो पीछे पड़े, वो गुस्सा कर जाएगा कि आप क्यों कर रहे हैं हमें। अच्छा, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब एक छोटी सी मिसाल है। मैंने कहा ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, मतलब मैंने एक देखा एक चिंची रक्षा जो है ना, वो ऐन सड़क के बीच खड़े होकर सवारियाँ उतार रहा था। सही। अच्छा, जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने उससे कहा कि यार अगर आप थोड़ा सा साइड, तो कहता यार तू सड़क दा ठेकेदार है। एग्जैक्टली, हाँ यही होता है, सही है। ठीक है ना। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड हैं, खुद से पैदा करती हैं। ना हमने खुद इसकी तरबियत हासिल की और ना हम अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि गाड़ी में से
यानी वो कुछ Rappers खा के और ये रैपर्स चीज़ें बाहर बाहर फेंक फेंक रहे होते देंगे, हैं, हाँ जी। कुछ इस तरह की चीज़ें जी। करेंगे, तल्ख मिजाजी से बोलेंगे, जो बात हम आसानी से कर सकते हैं। यानी आप किसी रेडी वाले के पास जाएंगे तो वो अगर नहीं सौदा बनेगा, यार लेना है सौदा ले, नहीं तो गाँव, यानी ये आम ही, हमारी हाँ जी। रोज़मर्रा उसके उस पर वो अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कि भी हो आपने जाता है, मुझसे हाँ ये जी, बात क्यों हाँ की। जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो माशरे को बेहतर करने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते, हमने उनको पसे पुश डाल दिया और नतीजा ये निकला है कि आप देख लीजिए कि आज हमारे माशरे का क्या हाल हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो एक आपको है लगता है ना, हम कल्चर लेस हो गए, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं है। हमारे में कोई कल्चर ही नहीं रहा है, क्या- हमारी इकदार ही नहीं रही है हमें। मुझे लगता है कि अब के जो शायद लोग मेरे से इख्तलाफ भी करें कि अब के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं उनकी रूट्स क्या है। रूट्स क्या है और उन्होंने करना क्या है। मतलब ये देखें कि आप बच्चों ने वो 40-40 बुक्स के बैग्स उठाए होते हैं उनको, भारी भरकम भारी bags भरकम होते बैग, हैं, और हमने शायद इसको एक समझ लिया है कि मतलब मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि हम अब क्या करें, आ जाके उन्हीं की मिसाल देनी पड़ती है जिनको हम अपने से कमतर समझते हैं। तो मैं जापान की मिसाल देख रहा था कि उसमें चौथी या पाँचवीं क्लास तक बच्चों को कोई कॉपी जी, कोई वगैरह books, अलाउड कोई नहीं है, copies, कोई वो कुछ सिर्फ नहीं है। उनको Classroom के इखलाक अंदर और जो है जो ना, जो हाँ, माशरती हाँ। इक़दार है उनके बारे में आगाह जी। किया जाए। तो हमने 40-40 किताबें उठा के क्या सीखा है? कुछ भी मतलब नहीं ये है कि हमने रॉन्ग साइड पकड़ ली है। हमने वो खाली खोली नारों के पीछे लाकर, पहले तो हमें ना हकीकत को तस्लीम करना होगा। ये जो हम अजीम कौम और महज़्ज़ब माशरा और इस तरह के नारे लगाते रहते हैं ना, अब इसकी हकीकत को समझना होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो हम अजीम कौम बन और ना ही सके हम हैं, ना हम मुहज़्ज़ब महज़्ज़ब माशरा माशरा भी बन नहीं रहे सके हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये इन नारों से बाहर निकलें, खुदा का वास्ता है। कुछ हकीकत जो हक़ाइक़ हैं उनको आप उनकी तरफ तवज्जो दें। और ये मुआशरती इखलाक मतलब रिलीजन हो, उस पर बात करना हमारे लिए अब एक मतलब डरते ही रहते हैं कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हालांकि, और उसको भी पता नहीं कहाँ कहाँ पर हमने उलझा दिया। मतलब कोई मुआशरे का ऐसा शोबा हमने नहीं हम छोड़ा अपनी जिसको हमने कन्वीनियंस के लिहाज से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और अब आलम ये हो गया है कि अगर हम किसी के साथ सही बात कर लें ना, दलाइल के साथ, दलाइल देकर भी, लेकिन वो जिसका माइंडसेट अगर उसके खिलाफ होगी तो वो कहेगा कि भाई जी आप बच के यहाँ से जाना चाहते हैं कि आपने दो चार दांत तोड़वाने हैं अपने। ये आलम हो गया है कि हम सही बात सुनना भी नहीं चाहते। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जिस माशरे में ये सारा कुछ हो जाए तो उसमें फिर आगे बेहतरी की आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो उम्मीद एक ही है कि अगर हम खुद को संवार लें, खुद को थोड़ा सा मतलब बेहतर करने की कोशिश आप सारे करें। मामला देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, सबसे ऐसा नहीं है कि हम इससे मुबर्रा हैं, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा जी, ऐसे ही हैं, है। हम भी यही सब कुछ करते हैं और इस बिगाड़ में हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ऐसे ही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर करते हैं कि यार मतलब ना किसी का बुरा ना किया जाए। अगर कोई बोलता है तो अगर कोई तलख मिजाजी भी कर देता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। इसमें और इस बिगाड़ का नतीजा ये था कि हमारा सारा मुआशरती ढांचा ही उलट पलट होकर रह गया है। रिश्तेदारियां आप देख लें, ये नहीं मतलब शादी ब्याह अगर किसी के घर में आ जाए ना तो शादी ब्याह की तैयारियां बाद में होती हैं, दूसरे से आपे पहले पढ़ते हैं। अच्छा वो फलाने मौके पे तूने मैंने किया इस तरह करना तो है कि हो गया ना। नहीं तो आपको क्या लगता है कि महंगाई, सिर्फ महंगाई की वजह से ये जो माशरती हमारा सिस्टम है ये बिगाड़ की तरफ नहीं, सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं। असल में ना ये तो शुरू से ही हमारी वो नहीं हुई तरबियत। मतलब इस बार हमें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई रास्ते में आपने रेड़ी नहीं लगानी, रास्ते में आपने तजावजात कायम नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने मतलब हर किसी के साथ खुश मिजाजी के साथ आपने पेश आना है। इन बातों की कभी कोई तरबियत नहीं दी गई। मतलब ये एक शुरू से चलता आ रहा है। अब ये अपने मतलब उस पर इंतहा पर चला गया। अच्छा। आप देख लीजिए, आपने वो रास्ते देखे हैं कि आज से 40-45 साल पहले जिन रास्तों से ईंटों से भरा हुआ ट्रक गुजर जाया करता था ना, आज उनसे सुजुकी मेहरान नहीं गुजर सकते। जिसने हाँ मतलब सुकड़ गई ना मकान गिराया, उसमें सारे हैं, उसमें हम जैसे गुनाहगार भी हैं, उसमें हाजी साहबान भी हैं, उसमें तस्बीह फेरने वाले भी हैं। यानी एक लाइन लग गई है कि भाई मतलब उसमें, और उन ऐसी चीज़ों को हम बुराई नहीं समझते। ओ यार उसने भी तो कीता ही ना, जैसी कसी भी तो दुनिया दे नाल है भाई, दुनिया ने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है।
तो जिन रास्तों से हमने ट्रक के भरे हुए ईंटों के भरे हुए ट्रक गुजरते देखे, आप सुजुकी मेहरान नहीं गुजरती वहाँ से, कि जिसने मकान गिरा के दोबारा बनाया तो उसने 2-4 फुट आगे कर लिया, उसने 2-4 फुट आगे कर लिया। और उसके बाद फिर हम हुकूक की बात भी करते हैं कि जी वो हमारे हुकूक जो है ना उनकी पामाली हो रही है, पामाली होती है बड़ी, और इसमें सब के सब हैं। अभी आप लक्ष्मी चौक में चले जाएं, ये तो खाने पीने की जो दुकानें हैं ये सारी वो तजावज़ात हैं। अब वज़ीर आला साहिबा ने टास्क दिया है पंजाब की इंतज़ामिया को कि जी आप तजावज़ात से पाक करें, इसको पाक करें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी, हमारी तो दुआ है, लेकिन हमारी तो उम्र गुजर गई। एक डीसी साहब थे लाहौर की, तो मैंने उनसे कहा एक दिन मैंने कहा मैडम ये उस पर तजावज़ात पर थोड़ी सी बात, और क्या सुहेल भाई आप हमारा मुक जाना है, इतने का इतने ही रहना और मैं क्या मैडम आप क्योंकि आधे से ज़्यादा लाहौर में तो गैर कानूनी तजावुज़ात ही है। ठीक है, अब उसमें करें क्या, लेकिन मतलब एक बियॉन्ड उसमें हो गया है कि यार हम आखिर हम करना क्या चाहते हैं, नहीं तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हम अच्छे उम्मीद क्या, उम्मीद होती तो ये रोज़ जो समुद्रों में पाकिस्तानी लोगों के डूबने की खबरें आती हैं, अभी कल परसों जो यूनान के समुंदर में फिर पता नहीं कितने नौजवान जो हैं 14 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के नौजवान कितने वो डूब के मर गए, वो जो गैर कानूनी तरीके से, तो जो जहाँ डंकी लगा कर जा रहे थे। तो अगर उम्मीद होती तो वो इस तरह अपनी जानों को, और हर रोज़ हर दूसरे चौथे पाँचवें महीने हम इस तरह की खबर सुनते हैं। ये तो वो खबरें होती जो हम तक पहुँच जाती हैं, जो हादसा रूनुमा हो जाता है, और जो निकल जाते हैं वो अलग है। हाँ जी। तो अगर ये कोई उम्मीद होती बेहतरी की तो ये लोग इस तरह अपनी जानों को ख़तरे में, अब कहने वाले तो कह सकते हैं जी को देखें इसमें क्या ज़रूरत है, अपने वो भाई अपने मुल्क में कुछ मिले भी तो उनको, तो ना अपनी जानों को वो ख़तरे में डालें। यहाँ तो अब 10, 20, 25 हज़ार की नौकरी लेना भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है। तो फिर क्या करें, फिर उन पर भी सोशल स्ट्रेस होते हैं कि आपने घर को बहनों की शादी है, करनी है, बाकी मामलात देखने हैं, बहनों की शादी करनी है, घर बनाना है, वालिदैन को हज कराना है, और इस मकसद के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, और जिनको हम हमेशा रगीतते रहते हैं अपने मुखालिफ के तौर पर। मैंने कभी नहीं सुना कि वो उस मुल्क से भी कोई डंकी लगा के जा रहा और डूब गया, कभी सुना है आपने? नहीं सुना ना। तो ये फिर आप बता दीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें आज तक किस तरह के खाली खुली और वो उनके पीछे लगा के तो माशरे का क्या हाल कर दिया गया। लोग अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो रहे हो। हर चौथे पाँचवें महीने ये खबर सुनने को मिलती है, और हर रोज़ हम ये सुनते हैं जी कि FIA ने इतने इंसानी स्मगलर पकड़ लिए, इतने पकड़ लिए। कहाँ पकड़ लिए? पकड़ लिए होते तो ये धंधा इस तरह चल रहा होता। अब जैसे वो लोग गए हैं, और जो मुतल्लका अहलकार हैं, मुतल्लका महकमों के, अगर उनको सज़ा मिले कि भाई आपकी डोमेन से गए हैं, अगर मंडी बहाउद्दीन से, फालिया से गए हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए हम एक हम समझने लगे कि बस अब हम भी मादर पिदर आज़ाद हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक चुप ते सो सुख, ये सब ने ना चुप साध ली हुई है सब, और अगर आप बोलेंगे तो उसका आपको खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। एक खुदारा कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये जो हम हर वक्त गुस्सा अपने वो माथे पे रखते हैं ना, इसको, हाँ जी, हर टाइम हमारी शिकन रहती है। अभी ये एक हदीस है सही मुस्लिम की कि जो अल्लाह की तवाज़े यानी अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको ज़रूर बुलंद करता है। बेशक ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी कोशिशें होती हैं। कोशिश करें कि जब आप गाड़ी खड़ी करें तो थोड़ा सा तरद्दुद करके ऐसी जगह पे खड़ी कर दें जिससे ट्रैफिक के खलल में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट। हम लेन लाइन की पाबंदी नहीं करते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे? आज अभी एक खबर आई थी सुबह, मैं आपको सुनाती हूँ कि लाहौरिये जो है ना वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में नंबर 1 रहे। वो मैडम वो नंबर 1 इसलिए है ना कि आबादी बहुत ज़्यादा है ना, तो आबादी के तनासुब से आप देखें तो दूसरे शहर भी हमसे कोई पीछे नहीं है। वो चूँकि इसकी आबादी अब कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक जा पहुँची, तो उसी तनासुब से फिर जो खिलाफ वर्जी हैं उनका अदद भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप फैसलाबाद की आबादी हमसे कम है, लेकिन खिलाफ वर्जी का तनासुब देखेंगे ना आबादी के लिहाज से, तो वो उतना ही होगा, खैर से शायद हमसे ज़्यादा ही होगा। तो ये सब जगह एक ही तरह का सिलसिला है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि माशरे में जो मुस्बत और बेहतर इक़दार हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर माशरा बिल्कुल एक जंगल सा बन जाता है, और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, 2-4 चीज़ों का मैंने तज़किरा किया है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। सफाई का ख्याल रखें, अच्छे तरीके से दूसरे को बोलें,
ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करें जहाँ पर ट्रैफिक का जो है ट्रैफिक ना की रवानी मामला में ना हो। खलल ना पड़े। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई अब किसी के साथ हेलो हाय अच्छे तरीके से करने से या सलाम लेने से मेरा तो किसी कुछ का नहीं कुछ घटेगा, नहीं जाता, ठीक है ना? exactly, हाँ। बल्कि सलाम अगर अच्छे तरीके, मैं ना एक दफ़ा एक कवरेज के लिए गया, ये नेशनल ये एकेडमी है, ये माल रोड के ऊपर जहाँ पर NCA? ना सिविल सर्विसेज के हाँ जी। लोग पढ़ते हैं, जी जी। ये गवर्नर हाउस से थोड़ा सा आगे। अच्छा ठीक है। तो वहाँ ना एक दो पुलिस एहलकार खड़े थे गेट से काफ़ी आगे। तो मैं आगे जाने लगा तो उन्होंने कहा कि आपको अलाउ नहीं है आगे जाना। मैंने कहा जी मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ। उसने कहा नहीं, यहाँ खड़ा होना भी अलाउ नहीं है। मतलब बड़े गुस्से से। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं नहीं खड़ा होता। मैं ना 5-7 फुट पीछे जाकर मैंने कहा सर मैं इधर खड़ा हो जाऊँ। तो वो ना सोच में पड़ गया। तो मुझे कहता है हाँ हो जाएं। अच्छा अभी 2 मिनट हुए हैं तो मेरे पास आया, कहता है यार मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं पानी भिजवाऊँ आपके लिए, तो आप आगे आके खड़ा होना चाहें तो। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार मेरा मकसद यहीं से भी हाँ, हल हो जाएगा, हाँ। कोई मसला नहीं। मतलब वो इतनी उसको रियलाइज हुआ ना, उसने तो यार, माजरत करी। इतनी सी हाँ। बात होती है। अब अगर मैं उससे कहता मैं कहता मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं ये वो, उन्होंने कहना यार देखे ना उसकी तो जिम्मेदारी फिर- है। हाँ, तो फिर आप भी गुस्सा कर जाते, वो भी गुस्सा कर जाते, मामला कहाँ पे मामला बढ़ खराब जाता है। हो तो जाता इसलिए है। खुश अखलाकी के साथ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के साथ, तो आप खुश अखलाकी को अपना लें। सिर्फ मुस्कुराहट ही अपने चेहरे पर ले आए, वही बड़ी बहुत होती है। और मेरे इसीलिए ख्याल आप से। देखें ना सदका जारिया यही हमारे है। तो करार दिया जाता है कि जी। झूठ ही तमाम बीमारियों की हाँ। जड़ है। तो झूठ अगर हम तरक कर दें बोलना, जो कि नहीं कर सकते, हाँ, तो वो ठीक सारी है? बीमारियां खत्म हो सारी जाएंगी। तो जनाब हमने आज कुछ कह ले कि अपना रोल अदा करने की कोशिश की है कि मुआशरे के अंदर हमारी वजह से क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है और हम ही किस तरह उस बिगाड़ को कह ले कि उसका एंटीडोट बन सकते हैं। तो उस पर हम बात करें तो सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।